तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं आपको सारे कंसेप्ट्स अपने हाथों से लिख कर दिखाऊंगी और आपको मेरे साथ साथ सारे कंसेप्ट अपने नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहली बात कि आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। रजिस्टर 1 जिसमें आप सारे कंसेप्ट्स लिखेंगे, रजिस्टर नंबर 2 जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम सारे कंसेप्ट्स को लिखेंगे और साथ साथ उनको समझेंगे। आपको मेरे साथ साथ सारे कंसेप्ट्स अपने हाथों से लिखने हैं और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम जो क्वेश्चंस करेंगे सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को क्लास में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें मैं आपको होमवर्क में दूंगी। आप होमवर्क में जो क्वेश्चंस दूंगी उन्हें घर जाकर ट्राई करना और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उन क्वेश्चंस को मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछना। आप सबको सारे डाउट्स का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। देखिए, चलिए आज हम लिखना शुरू करते हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ये चैप्टर का नाम है। हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स। क्या पढ़ने वाले हम इसमें? फंडामेंटल्स। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? अप टू 10 मार्क्स का, ठीक है बच्चा। ये चैप्टर 10 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए नंबर 1 एरो डालते हैं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है? सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। कौन सा एक्ट है? 1932, ठीक है। पहले हम लिखते हैं फिर हम समझेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? एज पर सेक्शन 4, ठीक है। अब देखो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी। एज पर सेक्शन 4 कहाँ पे लिखी है पार्टनरशिप की डेफिनेशन? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। अब पढ़ते हैं पार्टनरशिप डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है। चलिए बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं हम। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, संबंध है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, संबंध है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, संबंध है। बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का संबंध। हु हैव
एग्रीड टू शेयर, जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? प्रॉफिट्स। किसके? बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? संबंध है लोगों के बीच जो क्या करते हैं? एग्री टू शेयर, जो अपने तैयार है शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए क्या है? एग्रीड है। कैरिड ऑन बाय ऑल, उस बिजनेस को सब लोग कैरी कर रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं उस बिजनेस को। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सब के बिहाफ पे कोई दो पर्सन्स उस बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं बिजनेस के, और वो बिजनेस जो सब पार्टनर्स मिलके चला रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक या दो बंदे उस बिजनेस को मिलके चला रहे हैं। समझ आया आपको? पार्टनर्स जैसे A प्लस B प्लस C, ये तीनों क्या है? पार्टनर्स हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। क्या बोलेंगे इनको? पार्टनर्स। ठीक है, इनको, लेकिन जो ये साथ में मिलकर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। देखिए बच्चा, जब भी हम फर्म बोलेंगे तो उस फर्म का मीनिंग है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आपको समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, सेकंड एरो डालिए। सेकंड एरो डाल के लिखती हूं, द पर्सन्स who have agreed to enter into a partnership individually are called partners and collectively are called firm। देखिए, the persons who have agreed to enter into partnership individually called, individually हम उनको क्या बुलाएंगे? पार्टनर्स बुलाएंगे। एंड कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम उनको? फर्म। क्या बोलेंगे उनको? फर्म बोलेंगे। ठीक बच्चा, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एरो डाल के लिखते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स बोल लो या करेक्टरिस्टिक्स बोल लो। ठीक है बच्चा, फीचर्स बोल लो या करेक्टरिस्टिक्स बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो, फीचर्स क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म के अंदर फीचर्स क्या बात करते हैं, हमें वो पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए? मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए हमें? मिनिमम चाहिए हमें 2 पार्टनर्स। ठीक है, और मैक्सिमम कितने चाहिए हमें? मैक्सिमम पार्टनर्स हमें कितने चाहिए बच्चे? मैक्सिमम चाहिए हमें 50 पार्टनर्स। ठीक है, फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म के, उसके अंदर हाँ क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम तो 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। देखो, मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपकी लिखवाऊंगी कुछ चीज़ें, कंसेप्ट, आपको वो अच्छे से नोट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं, इसी फीचर्स में नंबर पॉइंट है 1 है जो, इसी के बारे में लिखते हैं। एज पर सेक्शन
464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिख लो पहले आप, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप consisting of more than 100 partners means persons, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, shall be formed for the purpose of carrying on any business। चलिए इस बात को हम समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है एज पर सेक्शन 464, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 पार्टनर्स शैल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, लेकिन एक रूल आया, रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, रूल 2014, जिसने क्या कहा कि स्पेसिफाई द लिमिट एज 50, कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ये बात किसने कही है? रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल ने बोला है कि 10 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होने, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 ने कहा है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। मीन्स मैक्सिमम पार्टनर्स कितने चाहिए? 50 होने चाहिए। चलिए बच्चे आगे पढ़ते हैं हम। फीचर्स पढ़ रहे हैं हम पार्टनरशिप के। सेकंड फीचर लिखते हैं हम, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको समझ आए। इल्लीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि बिजनेस इल्लीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इस बात को हम समझेंगे अच्छे से कि कोई 2-3 पार्टनर्स मिलके, 2-3 पर्सन्स मिलके वो कहते हैं कि चलो हम मिलकर एटीएम में चोरी करते हैं और जो पैसा होगा वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो काम तो कर रहे हैं मिलके, लेकिन वो क्या बिजनेस है? लॉफुल बिजनेस है? नहीं, वो क्या है? इल्लीगल बिजनेस है। तो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इल्लीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड फीचर लिखते हैं। एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और दूसरा रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है।
ठीक है। क्या आप मुझसे पूछोगे सर ओरल एग्रीमेंट क्या वैलिड है? क्योंकि अगर हमने ओरल एग्रीमेंट कर दिया तो किसको क्या पता हमने कोई एग्रीमेंट किया है। यस, ये भी वैलिड होगा। रिटन एग्रीमेंट, ये भी वैलिड होगा। रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। समझ आ रही है आपको मेरी बात बच्चे? ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। प्रॉफिट जो शेयर होना चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग हो सकती है। अब आप बोलोगे सर कि अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम प्रॉफिट शेयर हो रहा है, क्या लॉस शेयर नहीं होगा? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए आता है, लॉस को शेयर करने के लिए नहीं आता। ठीक है, देखो, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें कॉमन हुआ ना, इसको हाईलाइट कर लेना। देखो, शेयरिंग ऑफ लॉस is not mandatory। क्या ये पॉसिबल है? बताइए आप मुझे कि कोई पार्टनर कहता है कि मैं प्रॉफिट्स तो शेयर करूंगा लेकिन लॉस शेयर नहीं करूंगा। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। मैं इसको दूसरी पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यस, इट इज पॉसिबल। एक पार्टनर है मिस्टर ए, क्या कहता है? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। वो क्या कह रहा है? मैं सिर्फ प्रॉफिट्स को लूँगा, लॉसेस को नहीं लूँगा। तो ये चीज़ क्या पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है कि पार्टनर, कोई एक पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट की शेयरिंग के लिए भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि उसको लॉस भी शेयर करे। तो प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ रही है मेरी बातें? हमने अभी तक कितने फीचर्स पढ़ लिए? हमने 4 फीचर्स पढ़े। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। नंबर 2 पे हमने पढ़ा है बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे हमने पढ़ा है एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? ओरल एग्रीमेंट वैलिड होता है? यस, वैलिड होता है। रिटन एग्रीमेंट को एक को कुछ और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। तो क्या ये वैलिड है? ये भी वैलिड है। नंबर 4 पढ़ा हमने प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर, कि शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी, कि कोई एक पार्टनर ऐसा हो सकता है जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए आए, वो लॉस ना ले। यस, इट इज पॉसिबल कि हो सकता है कोई एक पार्टनर आए, वो सिर्फ कहे भाई मैं तो सिर्फ लॉस नहीं लूंगा तुम्हारे बिजनेस के, सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर बनूंगा। हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हमने 4 फीचर्स पढ़े। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के अधिकार क्या क्या होते हैं। नंबर 2 डाल लो, राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। पार्टनर्स के अधिकार लिख लो इसको साथ में। अधिकार क्या होते हैं? पार्टनर्स के अधिकार क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राइट क्या होता है? राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। दूसरा राइट, पहला राइट क्या है? पार्टनर का अधिकार, क्यों प्रॉफिट्स और लॉसेस को क्या करेंगे? शेयर करेंगे सारे पार्टनर्स मिलके, ठीक है। दूसरा राइट क्या है? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स का राइट है, वो क्या कर सकते हैं? बुक्स को चेक कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हाईलाइट कर लो इसको। पहला राइट क्या था? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। दूसरा राइट क्या? राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स को अधिकार है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ये सारे पार्टनर्स का अधिकार है। राइट टू disallow admission of a new partner। क्या क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में? राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए और ए पार्टनर कहता है कि वो मिस्टर डी को बिजनेस में लाना चाहता है, और बी और सी पार्टनर क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, डिसअलाउ कर रहे हैं उसको बिजनेस में लाने के लिए। तो उस जब बी और सी पार्टनर ने मना कर दी तो ए किसी भी न्यू पार्टनर को बिजनेस में नहीं ला सकता। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई एक भी पार्टनर मना कर दे किसी न्यू पार्टनर को लाने के लिए, तो न्यू पार्टनर का जो एडमिशन है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट एरो डाल के लिखो। राइट टू बी consulted about business matters। पार्टनर्स को राइट है कि वो कंसल्ट करे अपने बिजनेस मैटर के बारे में एक दूसरे से। पार्टनर्स को ये राइट है। नेक्स्ट एरो डाल के लिखते हैं। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म मीन्स लीव। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, आप थोड़ा सा देखें, इसको समझे। हम 2 मिनट में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको समझो। कोई डाउट हो तो मुझसे बताओ, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैं आपको बताऊंगी।
पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। लिखते हैं साथ में, आप भी मेरे साथ लिखिए, फिर हम इसको समझेंगे। फर्स्ट एरो डाल के लिखिए, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ partnership, that is terms and conditions। ठीक है, बताती हूँ आपको ये क्या होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। एक स्टैम्प पेपर होता है ये, इसमें सब कुछ लिखा होता है। इसमें पार्टनर्स के साइन होते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के साइन होंगे, एक स्टैम्प लगी होती है। इसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्टैम्प पेपर। क्या होता है? ये स्टैम्प पेपर होता है। द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। और ये बाकायदा एक स्टैम्प पेपर होता है जिसमें सारे पार्टनर्स के क्या होते हैं? साइन होते हैं। उसके बाद एक स्टैम्प लगी होती है। वो स्टैम्प कहाँ है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 की। कौन बनाता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब इसे हम क्यों बनाते हैं? वाई इट इज इम्पोर्टेंट। जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है? लिखते हैं इसको कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जो हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं वो पार्टनरशिप डीड इम्पोर्टेंट क्यों है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। एरो डाल के लिखिए, इट इज कंसिडर्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। पहले हम लिख लेंगे फिर इसका समझेंगे। एनी डिस्प्यूट्स amongst the partners may be settled easily। नंबर 3 एरो पे लिखेंगे हम, इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग amongst the partners। चलिए इसको हम समझते हैं। वाई इट इज इम्पोर्टेंट। पार्टनरशिप डीड बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है?
इट इज़ कंसिडर्ड एज एविडेंस इन कोर्ट कि हम पार्टनरशिप डीड को अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी चीज़ को लेके उन आपस में डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, तो अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड को एज अ एविडेंस बना के कोर्ट में शो कर सकते हैं। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ कोर्ट। एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजली। अगर कोई पार्टनर के दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले तो डिसाइड हुई थी इक्वल है, अब वो कहते हैं इक्वल नहीं है, हम तो ऐसे ही मानेंगे जैसे हमने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है, एज कैपिटल की रेशियो में हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अगर उनके बीच किसी भी बात को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो पहले से चीज़ें डिसाइडेड हैं कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो आपस में हमने पहले डिसाइड किया था कि किसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया करेगा, ये सब चीज़ें पहले डिसाइडेड थी, तो सेटल्ड हो जाते हैं ईजिली। ठीक है। उसके बाद इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर। ये बिल्कुल अवॉइड ही करेगा। क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग तो तब होती है ना जब हम डीड ना बना के आपस में बातें करके कोई डिसाइड कर ले कि बिजनेस ऐसे चलेगा, बिजनेस को में ये होना चाहिए, बिजनेस में इतनी कैपिटल होनी चाहिए, या कोई नया पार्टनर एंटर आएगा तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसी हो जाएगी, हमारे कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कौन पार्टनर गेन करेगा। लेकिन इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो पार्टनरशिप डीड के अंदर से चीज़ें पहले डिसाइड होंगी कि किसकी कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कौन कितना चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे पार्टनर्स के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चे, आपको समझ आया मैंने जो क्या क्या समझाया? पार्टनरशिप डीड समझाई मैंने आपको। पार्टनरशिप डीड क्या, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप शुरू होने से पहले। उसके अंदर मैंने आपको बताया इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों बनाना, ये एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है कोर्ट में, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकता है इजिली, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, सब चीजों को क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्लास है, बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो जाए कि ज़्यादा पढ़ा दिया। आज क्लास में सिर्फ हमने कंसेप्ट्स किए हैं और आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर आना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।